मोहनजोदड़ो ईंटों से बना एक ऐसा शहर जो आज खंडहर है, लेकिन कभी यह अपनी पूर्णता में सांस लेता हुआ एक जीवित सभ्यता था। लगभग 4500 साल पहले, जब दुनिया के अधिकतर हिस्सों में मानव छोटे छोटे कबीलों में बंटा हुआ था, तब सिंधु नदी के किनारे यह नगर योजनाबद्ध सड़कों, नालियों और बहुमंजिला इमारतों के साथ खड़ा था। लेकिन सवाल यह नहीं है कि मोहनजोदड़ो कितना विकसित था। सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि यह सभ्यता धीरे धीरे सांस लेना भूल गई। मोहनजोदड़ो का अंत किसी एक दिन में नहीं हुआ, न कोई बड़ा विस्फोट, न कोई एक ही रात में सब कुछ तबाह कर देने वाला हादसा। इसका पतन एक लंबी, जटिल और रहस्यमयी प्रक्रिया थी, जिसे समझने के लिए हमें समय की परतों को धीरे धीरे हटाना होगा। सबसे पहले प्रकृति की भूमिका को समझना जरूरी है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बेहद करीब बसा था। यही नदी इसकी जीवन रेखा थी। खेती, व्यापार और जल आपूर्ति सब कुछ इसी पर निर्भर था। लेकिन सिंधु नदी हमेशा शांत नहीं रही। भूवैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि इस क्षेत्र में बार बार भीषण बाढ़ आई। खुदाई में मिले शहर के स्तर बताते हैं कि मोहनजोदड़ो कई बार बाढ़ से तबाह हुआ और हर बार लोगों ने पुराने खंडहरों पर नया शहर खड़ा कर दिया। लेकिन हर पुनर्निर्माण के साथ शहर थोड़ा कमजोर होता चला गया। ईंटें घटिया होने लगीं, मकानों की ऊंचाई कम होती गई और शहरी व्यवस्था में ढील आने लगी। अब सवाल उठता है, अगर लोग पहले भी बाढ़ से उबर चुके थे तो आखिरी बार क्यों नहीं उबर पाए? यहीं पर जलवायु परिवर्तन का रहस्य सामने आता है। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मानसून प्रणाली में बड़ा बदलाव आया। बारिश अनियमित होने लगी, कभी बहुत अधिक, कभी बिल्कुल नहीं। सिंधु नदी का प्रवाह अस्थिर हो गया। कुछ सहायक नदियां सूखने लगीं और कुछ ने अपना रास्ता बदल लिया। खेती पर इसका सीधा असर पड़ा। अनाज उत्पादन घटा, खाद्य भंडारण मुश्किल हो गया और शहर की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे चरमराने लगी। मोहनजोदड़ो की ताकत उसका विशाल शहरी ढांचा था, लेकिन यही ढांचा उसके लिए बोझ बन गया। एक बड़ा शहर चलाने के लिए निरंतर संसाधनों की जरूरत होती है: पानी, अनाज, श्रमिक, व्यापारी। जब पर्यावरण ने साथ देना बंद किया तो यह व्यवस्था टिक नहीं पाई। अब आते हैं सामाजिक बदलावों पर। मोहनजोदड़ो में हमें किसी बड़े राजा, महल या सैन्य शक्ति के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। यह सभ्यता संभवतः सामूहिक अनुशासन और सामाजिक संतुलन पर टिकी थी। लेकिन जब संसाधन कम होने लगे तो यह संतुलन टूटने लगा। लोग शहर छोड़कर छोटे गांवों की ओर जाने लगे, जहां जीवन सरल था और प्रकृति के करीब था। खुदाई में मिले अवशेष बताते हैं कि अंतिम चरण में शहर में अव्यवस्था बढ़ गई थी। साफ सुथरी नालियां बंद होने लगीं, घरों में अवैध विस्तार दिखने लगा। शहर की वो अनुशासित योजना जो कभी इसकी पहचान थी, धीरे धीरे गायब हो गई। अब एक और चर्चित सिद्धांत आक्रमण का। कभी माना जाता था कि आर्यों के आक्रमण ने मोहनजोदड़ो को नष्ट कर दिया। कुछ कंकालों को हिंसा का प्रमाण बताया गया, लेकिन आधुनिक शोध इस विचार को लगभग खारिज करता है। न तो बड़े पैमाने पर हथियार मिले, न जले हुए शहर के स्पष्ट प्रमाण। अगर आक्रमण हुआ भी तो वह निर्णायक नहीं था। इसके बजाय जो तस्वीर उभरती है वह धीमी मृत्यु की है। एक ऐसा शहर जो धीरे धीरे खाली होता गया। लोग एक साथ नहीं भागे, बल्कि पीढ़ियों तक शहर को छोड़ते रहे। व्यापार भी एक बड़ा कारण बना। मोहनजोदड़ो का संपर्क मेसोपोटामिया जैसी सभ्यताओं से था, लेकिन जैसे जैसे जलमार्ग बदले और उत्पादन घटा, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कमजोर पड़ गया। व्यापार के बिना शहर की आर्थिक रीढ़ टूट गई। अब सबसे रहस्यमयी पहलू, मोहनजोदड़ो के लोग गए कहाँ? वे अचानक गायब नहीं हुए। उनकी संस्कृति आगे की भारतीय सभ्यताओं में घुल मिल गई। मिट्टी के बर्तन, प्रतीक, वजन प्रणाली, ये सब आगे भी किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। यानी मोहनजोदड़ो मरा नहीं, वह बिखर गया। यह कहानी किसी एक आपदा की नहीं, बल्कि कई छोटी छोटी चोटों की है। बाढ़, सूखा, बदलती नदियाँ, टूटता व्यापार, सामाजिक दबाव, इन सब ने मिलकर एक महान शहर की सांसें धीरे धीरे रोक दी। आज जब हम मोहनजोदड़ो के खंडहरों को देखते हैं तो ये केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाते। ये हमें चेतावनी देते हैं कि कितनी भी उन्नत सभ्यता क्यों न हो, अगर वह प्रकृति के संतुलन को न समझे तो उसका पतन तय है। मोहनजोदड़ो का अंत अचानक नहीं था। यह एक लंबी विदाई थी, इतनी धीमी कि किसी ने उस समय शायद इसे अंत माना ही नहीं।